नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। आदरणीय उत्तरा दीदी आज वैदिक और भारतीय पद्धति से हटकर एक अलग तरीके से जो हमारे वेस्टर्न वर्ल्ड में कैसे अस्त ग्रहों को लेते हैं, उसका अर्थ कैसे समझते हैं, उसके विषय में आज सिखा रही हैं। नया अवसर है हमारे लिए नई चीज जानने का, सीखने का। मैं आप सभी के इस सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। एक्चुअली अपन हम भारतीयों को ये गलतफहमी रहती है कि जो कुछ भी उन्नति हुई है भारतवर्ष में ही हुई है, विदेशों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है। पश्चिमी देशों में भी ज्योतिष शास्त्र पर बहुत काम हुआ है और वहां पे भी बहुत रिसर्च वगैरह हुई है। ये है कि हमें कई बार हमें ज्ञान ही नहीं होता उसका, या हम ज्ञान करने की कोशिश नहीं करते ज्ञान प्राप्त करने की। पश्चिमी देशों में ज्योतिष शास्त्र पर बहुत काम हुआ है और अस्त ग्रहों पर काफी उन्होंने बारीकी से इसका अध्ययन किया है। और उन्होंने अस्त ग्रहों के परिणाम कुछ अलग तरीके से दिए हैं। जैसे हमारे भारतीय वैदिक पद्धति में ग्रह अस्त होता है तो हम ये मानकर चलते हैं कि वो कोई अच्छे परिणाम नहीं दे पाएगा, मतलब वो अपने परिणाम कुछ दे ही नहीं पाता। और ग्रह अस्त होता है सूर्य से, जब वो सूर्य के बहुत नजदीक चला जाता है। लेकिन पश्चिमी देशों में रिसर्च जो हुए हैं, उनका ये कहना है कि सूर्य के साथ मिलता है जब ग्रह, तो उसकी जो और छवि होती है वो और द्विगुणित हो जाती है और बढ़ जाती है, और उसके प्रभाव क्षेत्र और बढ़ जाते हैं। अगर वो अच्छे भावों का स्वामी होता है तो सूर्य से प्रकाश प्राप्त करके और अच्छे रिजल्ट देता है। हाँ, यदि खराब भावों का स्वामी होता है तो सूर्य से जब प्रकाश प्राप्त करता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। इस तरह से उनका मानना है। तो इसलिए उन्होंने, जैसे हम अमावस्या का चंद्रमा को बहुत ही कमजोर मानते हैं और अमावस्या का दिन मानसिक रूप से अच्छा नहीं मानते, लेकिन पश्चिमी देशों में वो भी अमावस्या के दिन को भी, जब सूर्य और चंद्रमा की युति होती है, अमावस्या पर होती है, जब हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता, तब भी वो उसको अच्छा मानते हैं। उनका कहना है कि सूर्य और चंद्रमा की युति मतलब अमावस्या या उनका जब मिलन होता है तो वो व्यक्ति के लिए भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ाती है और व्यवसायिक जीवन के लिए लाभदायक है। सूर्य और चंद्रमा जब मिलते हैं आकाश में तो ये व्यक्ति के व्यवसायिक जीवन को उन्नति प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त जब सूर्य और मंगल की युति होती है, हम लोग मंगल को अस्त मानते हैं, सेनापति को अस्त मान लेना, लेकिन उनका ऐसा कहना है कि सूर्य और मंगल, सूर्य राजा और मंगल सेनापति, ये दोनों मिलकर जो व्यक्ति के चरित्र और शक्ति को आगे बढ़ाते हैं। इन दोनों की युति जो है व्यक्ति को आगे बढ़कर कार्य करने की प्रेरणा देती है। दोनों पुरुष ग्रह हैं तो इनकी युति जो है व्यक्ति में और साहस का संचार करती है, आगे बढ़कर काम करने की प्रेरणा देती है और आत्मनियंत्रण भी देती है, जिसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। हाँ, ये बात है कि उसकी शक्ति भी बहुत बढ़ जाती है। अगर ये दोनों मिलकर अच्छे भावों के स्वामी होते हैं तो व्यक्ति को उच्च कोटि के पद पर पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। तब मंगल अस्त नहीं माना जाएगा और सूर्य उसके प्रभाव को द्विगुणित कर देता है। अब हम आ जाते हैं बुध पर। बुध का और जो शुक्र हैं, ये तो आंतरिक ग्रह माने गए हैं, हमारे पृथ्वी के अंदर आते हैं। और बुध हमेशा सूर्य के आसपास ही रहता है, 25 से 30 डिग्री या 23 डिग्री से ज्यादा या एक राशि से ज्यादा पार नहीं होता है। और शुक्र थोड़ा सा उससे ज्यादा रहता है, क्योंकि शुक्र का घेरा उससे ज्यादा अधिक बड़ा है। तो इन दोनों का नजदीकी संबंध जो है सूर्य और बुध का, व्यक्ति के सोचने की मानसिक क्षमता बहुत बढ़ा देता है। दिमाग बहुत इंटेलिजेंट, तेज कर देता है। उच्च कोटि का व्यक्ति सोचने विचारने लग जाता है। ग्रहण करने की जो उसकी क्षमता रहती है, एक्सेप्ट करने की किसी भी चीज को, वो भी बढ़ जाती है। तार्किक योग्यता बढ़ जाती है उसकी, स्मृति, मेमोरी जो है, और प्रवाहमय बोलने की क्षमता, नॉन स्टॉप व्यक्ति बोल सकता है। बड़े बड़े वक्ता समझिए, चीफ इंजीनियर समझिए, बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट समझिए, ऑडिटर समझिए, इनके सूर्य बुध की युति देखी गई है बहुत ही क्लोज।
आज हम एक इसी संबंध में एक कुंडली भी लेंगे जिसमें ये योग पाया गया है, इसीलिए मैंने वो कुंडली ली है। और उसके कारण बहुत ही इंटेलिजेंट लोग पाए गए, जबकि अपन बुध को अस्त मान लेते हैं। अब आता है सूर्य और गुरु का संबंध। सूर्य और गुरु का नजदीकी संबंध, घनिष्ठ संबंध, युति व्यक्ति को बहुत विद्वान बनाती है, स्कॉलर बनाती है उसको। उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है क्योंकि गुरु अच्छा स्वास्थ्य देता है, और सूर्य भी आत्मिक बल देता है। व्यक्ति का मानसिक संतुलन बना रहता है, व्यवसायिक दृष्टि से भी उसे लाभ होता है, और नए नए कार्यों से उसे उन्नति प्राप्त होती है। उसकी सृजनात्मक योग्यता जो रहती है, क्रिएटिविटी, वो बहुत बढ़ जाती है, व्यक्ति बहुत क्रिएटिव हो जाता है। सूर्य और शुक्र, अगर ये सूर्य और शुक्र की युति, ये भी बहुत ज्यादा दूर नहीं रहते आपस में, अक्सर नजदीक पाए गए, तो इनका नजदीकी संबंध व्यक्ति को लोकप्रिय बनाता है। पब्लिकली जो है, पब्लिक पसंद करती है ऐसे लोगों को, सामाजिक जीवन में सफलता देता है, और व्यक्ति संगीत, नृत्य, कला, इन सब में बहुत रुचि लेता है, कलात्मक योग्यता उसमें बड़ी चढ़ी रहती है। इसके अतिरिक्त विपरीत लिंगी से भी उसे लाभ मिलता है, दूसरे सेक्स वालों से, और विवाह करके खुशियां मिलती हैं यदि शुक्र और सूर्य का नजदीकी संबंध हो और शुक्र अच्छे भावों का स्वामी हो। इसके बाद आता है सूर्य और शनि की युति। सूर्य और शनि एक दूसरे के शत्रु माने गए हैं, लेकिन फिर भी यदि ये साथ हो तो व्यक्ति में अदम्य इच्छा शक्ति, साहस और बुद्धिमत्ता प्रदान करता है, और उसमें धैर्य भी देता है, पेशेंस, क्योंकि शनि जो है वो धैर्य का कारक है। भौतिक सुख सुविधा व्यक्ति नहीं बढ़ाना चाहता, बस ये एक उसकी थोड़ी सी कमी रहती है, क्योंकि शनि जो है एक तरह से वैराग्य, और व्यक्ति का स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं रहता है, और व्यक्ति कुछ ना कुछ अड़चने जरूर उसके लाइफ में, जिंदगी में आती है, जिसके कारण वो ठीक तरह से उन्नति नहीं कर पाता है। किंतु यदि शनि शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, किसी कुंडली में शुभ ग्रह उसको देख रहे हो, तो व्यक्ति को है सत्ता जरूर मिलती है, सत्ता और जिम्मेदारी अवश्य मिलती है। तो पश्चिमी देशों में भी हर ग्रह को सूक्ष्म निरीक्षण करके इस तरह का जो है हमने शोध किया है उन्होंने, और अपने विचार प्रकट किए हैं, और कई कुंडलियों पर उसको लागू भी किया है। इस मामले में स्टेलर एस्ट्रोलॉजी, कृष्णमूर्ति जी की किताब है, उनकी रिसर्च इंस्टीट्यूट में कई कुंडलियां उन्होंने प्रकाशित भी करी थी पश्चिमी देशों के आधार पर, जिसमें उन्होंने अष्ट ग्रहों की दशा अंतरदशा में किस प्रकार के फल मिलेंगे या उनकी लाइफ में किस प्रकार के फल मिलेंगे, इस पर रिसर्च करी थी। उन्होंने देखा कि जैसे धनु लग्न का एक व्यक्ति था, उसकी कुंडली ली, उनके बुध अस्त था, लेकिन उस व्यक्ति का बुध की महादशा में ही, अस्त ग्रह की महादशा में ही विवाह भी हुआ, और उसका बुध दशमेश भी होता है। तो दशमेश मतलब व्यावसायिक सफलता भी उससे मिली, अर्थात दोनों तरह के लाभ मिले। तो हम कह सकते हैं कि अच्छे या बुरे दोनों तरह के परिणाम जो है अस्त ग्रह जो है अपनी दशा अंतरदशा में देते हैं। इसी प्रकार वृश्चिक लग्न वालों के ऊपर भी उन्होंने रिसर्च करी थी, जिसमें शुक्र अस्त था, और शुक्र अस्त होने के बावजूद उसकी दशा में उनका विवाह हुआ, उन्हें धनी बनने का योग मिला, उनका जीवन सुखी रहा, उनका पारिवारिक जीवन सुखी रहा, गहने, फर्नीचर इत्यादि खरीदने में उनको काफी खुशी मिलती थी, प्रसन्नता मिलती थी, जो कि शुक्र के ही लक्षण है, और वो अस्त था उनकी कुंडली। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अस्त ग्रह कोई बहुत बुरे परिणाम नहीं देते हैं, उनसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कुंडली हम देख रहे हैं, हमने उदाहरण के तौर पर भी एक कुंडली ली है, दीपक जी बताएंगे अभी ये कुंडली। इसमें ये मेष लग्न की कुंडली है, 60 मेरा ख्याल है, अब तो काफी इनकी एज हो गई है, 65 इनके देखिए। लग्न पर बुध और सूर्य का की युति है, और काफी क्लोज है, 2 डिग्री का बुध है, सूर्य 3 डिग्री का है, काफी क्लोज है एक तरह से। सामने से गुरु भी जो है वो भी 3 डिग्री का है, मतलब सूर्य की दृष्टि गुरु पर भी है, गुरु और राहु भी काफी क्लोज है, इनको हम देख सकते हैं, और मंगल की दृष्टि भी सूर्य पर है। अब इनको कायदे से तो इनकी दशा जो है, इनका जन्म जो हुआ है शनि की महादशा में हुआ है, चंद्रमा
उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र का है। तो शनि की महादशा में हुआ और बुध की महादशा इनकी 13-14 साल की उम्र में आ गई थी। अगला पेज पलट दीजिए, इनके जो है अगला पेज निकाल, ये देखिए इनके शनि की महादशा 67 तक शनि की महादशा थी, 58 से 67 तक 10-11 साल तक थी, करीब करीब 9 साल मान लीजिए आप। और उसके बाद इनकी बुध की महादशा लग गई, और बुध की महादशा में ही, क्योंकि बुध सूर्य के साथ है, और इनको बचपन से बहुत इंटेलिजेंट रहे, बहुत ही इंटेलिजेंट। और ये बुध की महादशा खत्म होते होते आप मान लीजिए 84 तक ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए थे। इतने इंटेलिजेंट थे बचपन में, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, मतलब 18 से 22 साल की उम्र तक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए और अपनी प्रैक्टिस करने लग गए। सुपर इंटेलिजेंट, किसी के अंडर में उन्होंने काम किया चार्टर्ड अकाउंटेंट, और कॉलेज लाइफ से काफी इंटेलिजेंट थे बचपन से ही। और उसके बाद गुरु की भी दृष्टि आ गई, फिर इनके सही समय पे शुक्र की महादशा आ गई, जो कि धनेश, सप्तमेश और लाभ भाव में बैठा हुआ है। तो इसलिए शुक्र ने भी इनको बहुत अच्छे रिजल्ट दिए। तो ये जीवन में एक तरह से एक सफल व्यक्ति रहे, अभी भी आज की डेट में भी ये बहुत ही सफल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिशनर हैं। इनके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, और इनका लॉजिक, तर्क क्षेत्र, कविता वगैरह लिखना, इनको और भी कई बहुत सारे शौक रहे। और ऑफिस में प्रभाव क्षेत्र देखिए, मंगल भी उच्च का है, लग्नेश 10th हाउस में है, तो प्रभाव क्षेत्र बहुत अच्छा है। ऑफिस में सब लोग इनके मारे घबराते भी हैं और इनका कहना भी मानते हैं। तो कुल मिला के अपन ये कह नहीं सकते कि अस्त ग्रह जो है बुरे परिणाम देते हैं। अस्त ग्रह बहुत अच्छे परिणाम भी दे सकते हैं, और उनसे हमें लाभ भी मिल सकते हैं, बशर्ते कि वो अच्छे भावों के स्वामी होकर हमारी कुंडली। और भी बहुत कुंडलियां आपको मिल जाएंगी, हर कुंडली में बुध और शुक्र तो अक्सर अस्त देखे गए हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि अस्त ग्रह जो है कुछ भी परिणाम नहीं देते। तो हमें थोड़ा सा खुलकर इस मामले में सोचने की आदत है, कि हम खुलकर देखें कि वो ग्रह वास्तव में उनको किस तरह के रिजल्ट, लग्न को उन्नति दे रहा है, नाम, यश, सफलता दे रहा है, वही उसने दिया है। एक्सीलेंट, रियली बहुत बढ़िया। और हम पहले भी कई बार इस विषय पे चर्चा कर चुके हैं, और हमने हमेशा ये बताया कि अस्त ग्रह का सबसे ज्यादा प्रभाव स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज्यादा पड़ता है, बाकी जगहों पर वो इतना हाँ, नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता। नहीं देते, और बिल्कुल हमारे सही। और वेस्टर्न वर्ल्ड के दृष्टिकोण में एक थोड़ा सा अंतर ये है कि हमारी दृष्टिकोण में सूर्य अगर अच्छा है तो अस्त ग्रह के रिजल्ट भी बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, तो ये थोड़ा सा अंतर है। बाकी तो मैं हमेशा अपना जहाँ पढ़ाता हूँ, मैं हमेशा ये चीज बताता हूँ कि अस्त ग्रह से डरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चिंता दे सकता है तो स्वास्थ्य संबंधित विषय पे दे सकता है, या वो इस टाइप की चीजों में दे सकता है स्वास्थ्य कि अगर संबंधी सूर्य चिंता वीक है रही, तो फिर दिक्कत है। स्वास्थ्य संबंधी चिंता इनको रही। ये आप जी सही कह रहे हैं बिल्कुल, कि इनको स्वास्थ्य संबंधी चिंता रही है बचपन से, शुरू से जी जी जी। स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ दिक्कतें रही। थोड़ा थोड़ा दीदी इनके साथ शायद ये भी एक रहा होगा कि इनको थोड़ी सी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है कभी। नर्वस सिस्टम की तो नहीं हुई, लेकिन इनको बचपन से एंजाइटी की जैसे प्रॉब्लम दीदी। एंजाइटी भी नहीं रही है। अच्छा। एंजाइटी भी नहीं रही, मंगल काफी स्ट्रांग रहा लग्नेश, और हम्म, लग्न को देखता रहा, उसके कारण इनकी एंजाइटी वगैरह, हालांकि इनको ब्लड से रिलेटेड एक तो तकलीफ रही। जी, चोटें लगेंगी, दुर्घटना हाँ, होगी। ब्लड से और रिलेटेड तकलीफ रही, और इनको वाइट स्पॉट्स की तकलीफ आई, मतलब जो जन्मजात जिसको कह सकते हैं ना, हम्म, बाई बर्थ कोई रोग हो जाना। वो दीदी क्योंकि राहु का संबंध जो सप्तम में बैठ के जो बन रहा है ना, वो वहां से इसका हाँ, और कारण है। केतु लग्न पर है। हाँ जी, हाँ जी। तो केतु केतु का लग्न लगन पे पर, बैठना और वो राहु का सप्तम में बैठ के शुक्र से हाँ। संबंध बनाना, तो शुक्र को पीड़ित कर रहा है। हाँ, तो वो शारीरिक स्वास्थ्य उसने थोड़ा सा इस तरह का करा है, बाकी मानसिक बल में कोई कमी नहीं है। जी जी, बहुत बढ़िया। एक श्रेष्ठ तरीके से आपने हमेशा की तरह बताया। शब्द ही हमेशा कम पड़ते हैं आपकी बताने के तरीके के ऊपर बात करने के लिए। तो आदरणीय उत्तरा दीदी का मोबाइल नंबर यहाँ दिया हुआ है। जो लोग
शिक्षा एवं कंसल्टेंसी, कोई भी विषय में उनसे इच्छुक हो डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। नया बैच हम सैटरडे को शुरू कर रहे हैं। अगर आप में से कोई इच्छुक है तो आप डायरेक्टली उनको या मुझे आप अप्रोच कर सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।